तो वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये जो हम एमसीक्यूज़ की सीरीज़ ले रहे हैं तो ये आपको जो एनटीए एग्ज़ाम है उसमें भी काम आएगी और नॉर्मली जो स्टूडेंट्स बीकॉम में हैं तो उनको भी ये काम आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है कि इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स रिस्क फॉलोज द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में रिस्क कब हो सकती है, ऐसा हम कहते हैं कि ओनली व्हेन द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू द बायर, ओनली व्हेन द प्राइस हैज़ बीन पेड, वेदर डिलीवरी हैज़ बीन मेड और नॉट, या इवन व्हेन द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड। मतलब अभी ये चार ऑप्शन में से रिस्क फॉलोज द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, जो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है कब रिस्क होती है, ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। फर्स्ट जो है ए ऑप्शन, इसमें देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है ओनली व्हेन द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू द बायर, मतलब बायर को जब गुड्स डिलीवर करेंगे तो बायर क्या देगा, उसके बदले में प्राइस देगा, तो यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं है। उसके बाद ओनली व्हेन द प्राइस हैज़ बीन पेड, मतलब जब प्राइस फुल्ली प्रोडक्ट की पे करेगा बायर सेलर को, तब भी रिस्क हम है यहाँ पे, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। बट वेदर डिलीवरी हैज़ बीन मेड और नॉट, मतलब डिलीवरी हुई है भी या नहीं भी, फिर भी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र अगर की जा रही है तो यहाँ पे रिस्क हो सकती है। और डी जो है इवन व्हेन द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड, मतलब प्राइस बायर ने पे ही नहीं करी है सेलर को, फिर भी सेलर ने क्या किया है, उसको ओनरशिप दे दी है, तो यहाँ पे रिस्क हो सकती है कि शायद ऐसा हो जाए कि बायर फ्यूचर में उस गुड्स के जो पैसे हैं वो दे ही ना। सो इस तरह से हमारा जो आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन का वो आएगा सी एंड डी। क्लियर? सेकंड वन इज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस द गुड्स आर असर्टन देयर इज, मतलब गुड्स जो है वो बायर के पास पहुंचाए नहीं गए हैं, गुड्स जो है वो अभी सेलर की ओनरशिप में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे? नहीं, सेल में तो जो गुड्स है वो बायर को हम भेज देते हैं इमीजिएटली आफ्टर टेकिंग द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उसके बाद है एग्रीमेंट टू सेल, येस, राइट आंसर जो है वो है एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या होता है कि जो गुड्स है वो सेलर के पोजीशन में रहते हैं जब तक बायर के पास वो जाते नहीं हैं, या फिर जब तक उसकी डिमांड बायर से अराइज होती नहीं है। सिर्फ एग्रीमेंट की है उन्होंने, गुड्स जो है वो अभी तक बायर के पास पहुँचे नहीं हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा एग्रीमेंट टू सेल। वॉइड एग्रीमेंट नहीं, वॉइड मतलब एग्रीमेंट का कुछ वैल्यू ही नहीं है इस केस में, ऐसा नहीं होता है। एन अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट नहीं, ये एग्रीमेंट इन्फोर्स की जा सकती है किस केस में, कि एग्रीमेंट टू सेल, दोनों के बीच में सिर्फ एग्रीमेंट हुई है, गुड्स जो है वो प्लेस नहीं किए हैं बायर के पास। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, when there is an unconditional contract for the sale of specific goods in deliverable state, the ownership in the goods passes to the buyer when, मतलब जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बायर एंड सेलर के बीच में, ओके, फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट मतलब क्या, कि ये जो गुड्स है वो डिलीवरी के लिए रेडी है, किसको डिलीवरी करने वाला है, सेलर, बायर को, बट तब तक वो गुड्स किसके पास रहेंगे, तो ऑब्वियसली सेलर के पास रहेंगे। द ओनरशिप इन द गुड्स पासिस टू द बायर व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर, द प्राइस इज पेड बाय द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एंड द बायर एक्सेप्ट्स द गुड। अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर, गुड्स पासिस टू द बायर व्हेन, मतलब ओनरशिप तब दी जाएगी कि जब गुड्स जो है वो बायर को दे दिए जाएंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर डिलीवरी की गई है गुड्स की तो ओनरशिप भी उसी वक्त दी जाए। हो सकता है कि बायर को गुड्स पसंद ना आए हो सकता है क्वांटिटी कम ज़्यादा हो चुकी हो तो बायर उसे रिजेक्ट कर दे, तो ये सिर्फ डिलीवरी यहाँ पे मैटर नहीं करती है। सेकंड है द प्राइस इज़ पेड बाय द बायर, प्राइस जो है बायर ने पे करी है, ओके, बट से हो सकता है कि सेलर को जो डिसाइडेड प्राइस थी वो नहीं मिली है, ओके, या फिर प्राइस पे करने के बाद भी बायर ने जो गुड्स परचेस किए हैं वो डिफेक्टिव निकले, ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। उसके बाद द कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड, येस, दिस इज़ द राइट आंसर। द कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड मतलब अगर कोई भी केस हो तो दोनों के पास क्या प्रूफ रहेगा कि मैंने तुमसे
क्या डिमांड की है, परचेस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, कि मैं तुमसे परचेस करने वाला हूँ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो ये सारा कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है। तो यहाँ पे ना सेलर बायर पे ब्लेम कर सकता है कि तुमने मुझे इतने ही गुड्स क्यों दिए, एंड इस तरह से, एंड बायर सेलर पे भी नहीं ब्लेम कर सकता है। ओके, बट ब्लेम कब हो सकता है कि जब जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे गए क्वांटिटी है गुड्स की, उससे कम या उससे ज़्यादा अगर गुड्स सेलर बायर को देता है, तब बायर क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। बट हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जब बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपके पास लीगल प्रूफ रहेगा कि अभी इसके हिसाब से जो ओनरशिप है वो बायर को ट्रांसफ़र की जाएगी आफ्टर डिलीवरी ऑफ द गुड्स। सो कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। द बायर एक्सेप्ट्स द गुड्स, जब बायर गुड्स एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट्स द गुड्स सेम डिलीवरी के जैसे आएगा यहाँ पे, तो ये भी डी नहीं आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, कैवेट एम्प्टर बिहेवियर बायर is the principle of sale of goods act 1930 says that it is the sole responsibility of the buyer to take care while selecting the goods। कैवेट एम्प्टर का केस, कैवेट एम्प्टर का कंसेप्ट क्या होता है कि कैवेट एम्प्टर यानी कि बीवेयर बायर, मतलब बायर को इस केस में अवेयर रहना पड़ता है जब भी वो सेलर से परचेस करता है किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट। ठीक है, सेज दैट इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायर टू टेक केयर वाइल सिलेक्टिंग द गुड्स। येस, यहाँ पे इस कंसेप्ट का मीनिंग ही यही है कि जब भी वो प्रोडक्ट परचेस करेगा तो उसने क्या करना चाहिए कि प्रोडक्ट पे दिए गए डिटेल्स, उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी क्वालिटी, उसका स्टैंडर्ड, उसकी प्राइस, ये सारी चीज़ें वो खुद से ही चेक करे, और सारा जो प्रोडक्ट है वो चेक करते वक्त क्या करे, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ताकि वो बाद में फिर उसको कुछ डैमेज ना हो पाए या फिर बाद में उसको कुछ नुकसान ना हो। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा, क्योंकि कैवेट एम्प्टर का जो मीनिंग है वो होता है बायर बीवेयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द गुड्स आर डैमेज्ड बाय एक्शन ऑफ थर्ड पार्टी, मतलब ट्रांसपोर्ट में लेते जाते वक्त या फिर पैकेजिंग करते वक्त गुड्स जो है वो डैमेज हो गए अगर, ओके, बाय द एक्शन ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी यानी कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टर लिया है, यानी कि ड्राइवर जो भी लेके जा रहा है गुड्स, पैकेजिंग वाला जो होता है, तो उस पर्सन से अगर डैमेज हो गए हैं, देन द सेलर कैन टेक द एक्शन। इस पे एक्शन कौन लेगा, द बायर कैन टेक द एक्शन, द ट्रांसपोर्ट एजेंसी कैन टेक द एक्शन, या द ओनर कैन टेक द एक्शन। इस केस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बायर कैसे लेगा, क्योंकि बायर के पास तो वो गुड्स पहुँचे ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट एजेंसी का भी यहाँ पे कुछ सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी रहेगी, सेलर की रहेगी। ओके, सो इस पर वो एक्शन लेगा। कैसे एक्शन लेगा कि मैंने जिस गाड़ी में गुड्स जो है वो भेजे थे फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द बायर, सो वो जो है वो क्लेम कर सकता है अपने डैमेजेस के लिए, जो है वो स्यू कर सकता है वो पर्टिकुलर अमाउंट को लीगल कोर्ट में। सो राइट आंसर जो है वो सेलर कैन टेक द एक्शन। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द वे ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 ऑफ मोड ऑफ डिलीवरी। गुड्स की जो डिलीवरी है वो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी नहीं है, मतलब डिलीवरी के अलग अलग टाइप्स है। एक्चुअल डिलीवरी ने यानी कि क्या कि यहाँ पे सेलर जो है उसने क्या किया है, बायर के पास डिलीवरी कर दी है गुड्स की, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी यानी क्या कि जब आप कोई भी कार जो है, फॉर एग्जांपल बायर जब सेलर से कार खरीदता है, यहाँ पे वो आपको क्या करता है, सिंबल के फॉर्म में एक चाबी का जो मतलब कार्डबोर्ड की तरह होता है बड़ा सा, तो वो आपको सिंबल देता है। तो उसके हिसाब से आपको क्या मिली, उसकी सिंबॉलिक डिलीवरी मिली, मतलब उसको आपको गाड़ी की चाबी मिली, यानी कि क्या, सिंबल के फॉर्म में प्रोडक्ट की डिलीवरी आपको कर दी गई। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी यानी कि क्या, यहाँ पे बायर के बिहाफ में वेयर हाउस कीपर जो होता है उसने क्या किए है, गुड्स जब तक वो सेल नहीं होते हैं तब तक उसने अपने पास रखे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। उसके बाद एप्रिशिएटिव डिलीवरी, ये कौन सा टाइप नहीं है डिलीवरी का, सो दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर, एज यहाँ पे पूछा है कि नॉट। कभी कभी ये होता है कि हम नॉट नहीं देख पाते हैं और हम जो आंसर है तो वो गलत कर देते हैं, ठीक है। तो नॉट जो है क्वेश्चन में वो देखना है कि हमें नॉट पूछा है, इसलिए हमारा आंसर क्या रहना चाहिए, जो डिलीवरी का टाइप नहीं है वो यहाँ पे रहना चाहिए। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे जो है 7th क्वेश्चन,
इफ़ देयर इज़ नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट नहीं की गई है बायर एंड सेलर के बीच ऑन प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, देन द गुड्स सोल्ड मस्ट बी डिलीवर्ड। मतलब कि डिलीवरी जो है गुड्स की वो यहाँ पर करनी है, इस तरह से कोई भी एग्रीमेंट नहीं की गई है तो गुड्स जो है वो सोल्ड करने हैं या डिलीवर्ड करने हैं। कहाँ पे, कौन से प्लेस पे? अगर एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट में सारा कुछ लिखा होता है कि डेट, प्लेस ऑफ डिलीवरी एक्सेट्रा, बट अगर एग्रीमेंट हुई ही नहीं है तो फिर क्या? एट द प्लेस वेयर दे वेयर एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम पे वो जो जिस प्लेस पे थे वहाँ पे करनी है डिलीवरी, या बायर के यहाँ पे कैसे करेंगे क्योंकि अभी तक एग्रीमेंट ही नहीं है दोनों के बीच में। एट द प्लेस डिसाइड बाय द सेलर, या फिर बायर जहाँ पे चाहेगा वहाँ पे। सो यहाँ पे सेल के टाइम पे वो लोग जब जहाँ पे थे वहीं पे जो है वो डिलीवरी कर दी जाएगी। दिस इज़ आवर राइट आंसर। द डिलीवरी ऑफ गुड्स विच आर इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, मतलब जो सामान है या गुड्स है आपके तो उसकी जो डिलीवरी है विच आर इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी यानी कि कौन? वेयर हाउस कीपर हो सकता है, या फिर ट्रांसपोर्टर हो सकता है, या फिर पैकेजिंग वाला जो होता है वो हो सकता है। ठीक है, द डिलीवरी ऑफ गुड्स विच आर इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, मतलब इन गुड्स की जो डिलीवरी है वो कब हो सकती है? थर्ड पार्टी इज़ अवेलेबल फॉर डिलीवरी, थर्ड पार्टी एक्नॉलेजेस दैट ही होल्ड्स द गुड्स फॉर द बायर, थर्ड पार्टी रिसीव्स कमीशन फ्रॉम द बायर एंड सेलर, या फिर डी है द थर्ड पार्टी रिसीव्स द गुड्स फ्रॉम द सेलर। यहाँ पे थर्ड पार्टी इज़ अवेलेबल फॉर डिलीवरी, ये तो हमें पता ही है कि डिलीवरी के लिए जो थर्ड पार्टी है वो अवेलेबल है, लेकिन ये जो डिलीवरी है वो किसके बिहाफ में कर रही है वो थर्ड पार्टी? उसने खुद ने तो प्रोड्यूस नहीं किए हैं गुड्स, या उसने खुद ने तो मंगाए नहीं है सेलर से गुड्स, तो यहाँ पे वो सेलर भी नहीं है एंड बायर भी नहीं है, वो थर्ड पार्टी है। तो वो डिलीवरी के लिए अगर अवेलेबल भी है तब भी यहाँ पे डिलीवरी जो है वो हम वैलिड है ऐसा नहीं बोल सकते हैं। बी जो है द थर्ड पार्टी एक्नॉलेजेस दैट ही होल्ड्स द गुड्स फॉर द बायर, ये हमारा राइट आंसर है कि वो पर्टिकुलरली एक्नॉलेज कर रही है या बता रही है सामने वाले को कि मैं बायर मतलब आपके बिहाफ में ये गुड्स मेरे पास रख रही हूँ जो मुझे सेलर ने दिए हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ पैकेजिंग या फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट। द थर्ड पार्टी रिसीव्स कमीशन फ्रॉम द बायर एंड सेलर, थर्ड पार्टी जो है वो कमीशन रिसीव करेगी तब होगी क्या डिलीवरी? ये तो आगे का पार्ट है कमीशन रिसीव करना, बट फर्स्ट उस पार्टी ने ये एक्नॉलेज करना चाहिए या एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो उसने जो गुड्स परचेज किए हैं अपने पास रखे हैं तो वो बायर के बिहाफ में रखे हैं, वो उसके खुद के नहीं है। द थर्ड पार्टी रिसीव द गुड्स फ्रॉम द सेलर, ये भी नहीं आएगा, ये जो है वो उसके पहले का स्टेप है। उसके बाद हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो ये है कि द अनपेड सेलर कैन स्यू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स। जो अनपेड सेलर मतलब जिसको अभी पेमेंट हुआ ही नहीं है गुड्स का, तो वो बायर के ऊपर क्लेम कर सकता है या उसको कोर्ट में जो है उसके ऊपर स्यू कर सकता है, उसके ऊपर जो है वो क्लेम कर सकता है रिगार्डिंग प्राइस ऑफ द गुड्स कि मुझे अभी तक पेमेंट हुआ ही नहीं है। तो वो कौन से केस में हो सकता है? इफ़ द बायर इज़ रिजेक्टिंग द गुड्स, इफ़ द बायर रेफ्यूजेस टू पे द प्राइस, इफ़ द ओनरशिप पोजेशन ऑफ गुड्स आर ट्रांसफर्ड टू बायर, या इफ़ द बायर इज़ निगलेक्टिंग द पेमेंट। अभी यहाँ पे जो आंसर दिए गए हैं कि इफ़ द बायर इज़ रिजेक्टिंग द गुड्स, बायर अगर गुड्स को रिजेक्ट कर रहा है तो फिर सवाल ही नहीं उठता है कि जो सेलर है उसको पेमेंट होगा, क्योंकि बायर ने वो गुड्स खरीदे भी नहीं है और उसकी प्राइस भी पे नहीं की है। ओके, सो ये जो आंसर है ये नहीं आएगा। इफ़ द बायर रेफ्यूजेस टू पे द प्राइस, इस सेंटेंस में सिर्फ मतलब ये सेंटेंस एक इनकम्प्लीट लग रहा है हमको कि जैसे यहाँ पे रिफ्यूजेस टू पे द प्राइस ये बोला गया है बट डिलीवरी हुई है या नहीं हुई है ये हम कैसे बोलेंगे, क्योंकि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अभी इफ़ द ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ गुड्स आर ट्रांसफर टू बायर, येस दिस इज़ द राइट आंसर। वाई? बिकॉज अगर सेलर ने गुड्स की ओनरशिप भी दी है किसको? बायर को, एंड गुड्स उसके पास भी भेज दिए गए हैं थ्रू द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो उसके बाद भी अगर वो मतलब ओनरशिप एंड पोजेशन यही तो मेन इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रांजैक्शन में। ठीक है, तो अगर ओनरशिप एंड पोजेशन दोनों भेजाए फिर भी अगर बायर प्राइस नहीं पे कर रहा है सेलर को, तो सेलर इस केस में क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है। डी है इफ़ द बायर इज़ निगलेक्टिंग द पेमेंट, यानी कि इसका भी मतलब यही हुआ कि यहाँ पे डिलीवरी के बारे में कोई बोला ही नहीं गया कि एक्चुअल में वो निगलेक्ट पेमेंट क्यों कर रहा है, वो सेटिस्फाइड नहीं है डिलीवरी से या फिर उसने रिजेक्ट कर दिए हैं गुड्स। ओके, तो इस तरह के रीजंस हो सकते हैं।
उसके बाद है 10th है हमारा क्वेश्चन, गुड्स अगर बायर रिजेक्ट करता है, द कैरियर मतलब जो ट्रांसपोर्टर रहेगा और बेली यानी कि क्या, जो गुड्स को अपने पास रखता है, कंटिन्यूज टू बी इन पोजेशन ऑफ देम मतलब वो अपने पास ही रखेगा। द ट्रांजिट इज, इसको हम क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, डीम टू बी एट एन एंड, कमेंसेस, अलाउड टू वेट फॉर फर्दर कम्युनिकेशन या नन ऑफ द अबव। अभी यहाँ पे जो आंसर है वो हम बाद में देखते हैं, पहले बाकी के ऑप्शंस देखते हैं कि कमेंसेस मतलब क्या कि ट्रांजैक्शन प्रोसेस होना, कैसे प्रोसेस होगा, अगर बायर ने रिजेक्ट किए हैं गुड्स तो ये कमेंस नहीं होगा। फर्दर कम्युनिकेशन के लिए वो वेट क्यों करेगा, क्योंकि अगर उसने क्लियरली बताया है कि रिजेक्ट कर दिए हैं गुड्स तो वो कम्युनिकेशन का वेट नहीं करेगा। नन ऑफ द अबव नहीं आएगा, यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है डीम टू बी एट एन एंड यानी कि कैंसिल हो चुका है हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो, ठीक है। सो रिजेक्ट कर दिया है यानी ट्रांसपोर्टर या बेली ने अपने पास ही रखा है, मतलब जब सेलर ने गुड्स जो है वो बेली के पास भेजे थे, किसके लिए, बायर को भेजने के लिए, बट बायर ने क्या बोला कि मुझे गुड्स जो है वो नहीं चाहिए, इसने क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। सो यहाँ पे जो है वो डीम टू बी एट एन एंड मतलब जो गुड्स का सप्लाई था वो कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे ये लगभग कैंसिल ही होने वाला है। तो आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाले हर एक ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।